Hi, hello, good evening, friends. Myself, Dr. Omkar Ashish Pandey, MD Pediatric, थर्ड ईयर रेसिडेंट एंड और आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था प्लूरल इफ्यूजन का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को पता चले कि प्लूरल इफ्यूजन आखिर क्या होता है। और ये वीडियो कोई मेडिकोज के लिए नहीं है, अगर मेडिकोज भी देख के आसान भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बट ये वीडियोस पब्लिक के लिए है और ताकि उन लोगों को जो भारी भारी मेडिकल टर्म्स होते हैं जो समझ नहीं आते वो समझ आए और उनके लिए इलाज करवाना आसान हो। तो प्लूरल इफ्यूजन जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में फेफड़े में पानी भरना भी बोलते हैं, बट अगर हम मेडिकल टर्म्स में देखें तो ये फेफड़े में पानी भरना नहीं है, बल्कि अगर हम हमारे डॉक्टर्स मित्र जानते होंगे जैसे कि हमारा जो फेफड़ा होता है उस दो झिल्लीदार परतों से ढका होता है। एक झिल्लीदार परत को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और एक झिल्लीदार परत को बोलते हैं विसरल प्लूरा। और दोनों प्लूरा के बीच में नॉर्मली भी किसी भी आम हेल्दी इंसान के शरीर में भी 10 से 20 ml पानी होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो फ्लूइड होता है ये कॉमनली हर आम इंसान हेल्दी इंसान के शरीर में भी होता है, लेकिन आखिर किसी कारण से अगर किसी भी पैथोलॉजी जो कि मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं या किसी भी बीमारी की वजह से अगर ये फ्लूइड हमारे उन दोनों प्लूरास के बीच में ज़्यादा हो गया, इसे ही हम कॉमन भाषा में फेफड़े में पानी भरना बोलते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें अगर आप लोग देखते होंगे एक्सरेज, तो एक्सरे में दो काले काले स्ट्रक्चर दिखते होंगे हमारे छाती के एक्सरे में, जिनको हम फेफड़ा बोलते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है क्योंकि हवा एक्सरे पे काली दिखती है और पानी एक्सरे पे सफ़ेद दिखता है। तो अगर किसी के फेफड़े में अगर दो काले काले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पूरी तरह से वो सही फेफड़ा है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो फेफड़े मतलब हवा से भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट का फेफड़ा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि नीचे की तरफ एक सफ़ेद आकृति हमें दिखती है, और वो सफ़ेद आकृति कोई और चीज़ नहीं, वही फ्लूइड है, वही पानी है, क्योंकि एक्सरे पे जैसा मैंने बताया कि पानी हमेशा सफ़ेद दिखता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन हो। आखिर ये प्लूरल इफ्यूजन अगर हम मेडिकल टर्म्स की भाषा में बात करें अगर, तो जो पैथोलॉजी जो इसकी होती है मोटा मोटी दो तरह की होती है। या तो किसी कारणवश जो प्लूरा है उसकी जो मेम्ब्रेन है उससे पानी लीक आउट करने लगे, फ्लूइड लीक आउट करने लगे, पहला रीज़न। या दूसरा रीज़न जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर, उन दोनों का एक समन्वय चलता है हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है। किसी भी कारणवश अगर वो समन्वय विस्थापित होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में भी पानी भरता है और भी कई जगह पानी भरता है। जैसे कि आप देखते होंगे जलोदर की बीमारी जो कहते हैं, जो कि पेट में पानी भरना, वो भी एक तरह से उसी समन्वय के बिगड़ने से होता है कई बार। तो अगर मोटा मोटी हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है फेफड़ों में पानी भरने का वो है किसी भी तरह का इन्फेक्शन या किसी भी तरह का संक्रमण, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई कारण है तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से। और ये निमोनिया के कई बार आगे चल के होता है। निमोनिया अगर ट्रीट नहीं होता तो निमोनिया के बाद भी इसके कॉम्प्लिकेशंस में भी ये प्लूरल इफ्यूजन होता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश ट्यूबरकुलोसिस का कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी एक बहुत मुख्य कारण है। और बच्चों में टीबी की बीमारी होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर अगर वो किसी ऐसे आदमी के संपर्क में है, ऐसे वयस्क के संपर्क में है जिसको टीबी की बीमारी है। तीसरा एक और भी कारण हो सकता है, जैसे कि किसी प्रकार का कैंसर, लेकिन ये बच्चों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ये एडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे किडनी की बीमारी होती है जिसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी फेफड़े में पानी भर सकता है, उसके भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। किसी भी कारणवश अगर लीवर की कोई बीमारी हो तो उसमें भी हो सकता है, या हार्ट फेल्योर में भी कई बार पानी भरता है। ये मोटा मोटी कारण है जो कि मैं आम पब्लिक को आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हम आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसको हम जानते कैसे हैं कि बीमारी प्लूरल इफ्यूजन हुई है। तो सबसे पहले तो जो हमारे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एक साइंस होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं।
तो पेशेंट हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो सिम्टम्स लेके आता है, जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन करता है फीवर की, खांसी की, सांस लेने में दिक्कत की सिम्टम्स हैं। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा छाती की रोग की वजह से ही ये सब परेशानियां हों, ये परेशानी और भी कई तरह के बीमारियों में हो सकती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर एग्जामिन करता है, देखता है कि उसको किस सिस्टम में बीमारी लग रही है। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे सिस्टम्स में बटा हुआ है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर जो हार्ट से रिलेटेड है उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी मस्तिष्क है और स्पाइनल कॉर्ड है उनको हम लोग सीएनएस बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम लोग। फिर हमारा पेट है, उसको हम जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ऐसे हमारा शरीर अलग अलग तंत्र में बटा हुआ है। तो ये जो बीमारी होती है ये चूँकि फेफड़े की है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी भी बोलते हैं। तो इन सब लक्षणों के साथ जब मरीज आता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं उस पेशेंट को। और जैसा आप लोग देखते होंगे कि स्टेथो जो ये मेरे गले में आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इमेज ऑफ द डॉक्टर। तो ये हमारा सबसे बड़ा अस्त्र होता है ऐसे बीमारियों में देखने के लिए। तो हम इस सबसे पहले डॉक्टर्स जो होते हैं वो फेफड़े को दोनों तरफ देखते हैं कि हवा बराबर आ रही है कि नहीं, कोई उसमें हवा में कोई छाती में कोई और तरह का साउंड तो नहीं आ रहा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए अगर आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ वीडियोस, लेकिन अगर मैं उसको इसमें समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो उससे हम लोगों को एक आइडिया लगता है कि आखिर बीमारी कुछ फेफड़े में है और कुछ तो इसको या तो निमोनिया है या एफ्यूज़न है या कॉन्सोलिडेशन है, बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो उसके बाद अगर जैसा होता है वैसा हम लोग एक टेस्ट करते हैं, और एक बहुत ही कॉमन सा टेस्ट है एक्सरे चेस्ट, जिससे कि इस बीमारी का पता लग सकता है। लेकिन और भी इन्वेस्टिगेशंस, एडवांस इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि यूएसजी चेस्ट हम लोग करवाते हैं, सीटी स्कैन, HRCT चेस्ट जो होता है वो करवाते हैं। और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बताऊँगा अगर आप लोग कहेंगे तो सबसे पहले तो एक एक्सरे चेस्ट पे हम लोगों को पता चल जाती है बीमारी। अब उसके बाद में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी का उपाय क्या है। तो इस बीमारी का सबसे सरल उपाय जो है वो डिपेंड करता है कि आखिर बीमारी के किस कारण से हुआ है। जैसे कि अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक लुक है, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में नज़र आ रहा है, उसका हम लोग SpO2 जो कहते हैं वो मॉनिटर करते हैं, वो कम है, तो फिर हम लोग उसको सबसे पहले ट्यूब ड्रेनेज के लिए भेजते हैं। और ट्यूब ड्रेनेज जो होती है, छाती में एक पाइप होती है, पिगटेल कैथेटर कहते हैं उसको, वो डालते हैं और प्लूरा के बीच में घुसा के और फिर उससे पानी निकाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि देखने में कैसा है, उसको देखने के लिए भी कि वो पानी आखिर ट्यूबरकुलर है या बैक्टीरियल है। मोटा मोटी हम लोग उस पानी को ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में बांटते हैं, जिसके कि अलग अलग कारण हो सकते हैं। और एक पहली नज़र से ही हम लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्यूबरकुलस है या बैक्टीरियल है, क्योंकि दोनों में रंग जो होता है वो पानी का अलग होता है। बैक्टीरियल का जो रंग होता है वो काफ़ी पस भरा और क्लाउडी होता है और थिक होता है, जबकि ट्यूबरकुलस में वो स्ट्रॉ कलर का होता है। उसके बाद फिर उस पानी को निकाल के हम लोग जांच के लिए भेजते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की जांच, ग्राम स्टेनिंग, जेडेन स्टेनिंग, कल्चर, सेंसिटिविटी, और फिर उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि ये ट्यूबरकुलर है या बैक्टीरियल है, और उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, और ट्यूबरकुलर है तो अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, उसको सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं है और रूम एयर पे है, तो उसमें कई बार ट्यूब डालने की भी जरूरत नहीं होती। हम लोग उसमें ATT स्टार्ट करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, और उसमें फिर 2 महीने और 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है ऐसे ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयों का। और अगर बैक्टीरियल है तो उसमें पाइप डालना पड़ेगा, और उसमें तो फिर उससे पाइप से ही वो पस निकालना पड़ेगा और साथ में एंटीबायोटिक चलेगी। को निकाला जाता है जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इसको ट्रीट करने का। उसके बाद कुछ और भी तरीके हैं। अगर मान लीजिए इससे भी कई बार क्या होता है कि जो पस होता है वो लॉक्यूलेटेड हो जाता है, मतलब अलग अलग थैलियों में वो जमा हो जाता है, तो एक ट्यूब डालने से वो बाकी सारा पानी नहीं निकलता, और इसी के लिए जैसा मैंने पहले कहा था कि USG चेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग फिर उसमें अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे कि उसको कुछ ट्रीटमेंट को वैट्स बोलते हैं,
जो कि एक वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी होती है, और एक प्लूरोडेसिस होती है जिसको में हम एक तरह का कुछ टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज दवाएं आती हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो दोनों प्लूरा एक आपस में सट जाए और वो पानी खत्म हो जाए। तो बात है कि आखिर इस बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा रहता है, अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो क्या आगे चल के वो सुधार आएगा या आगे भी चल के उसके जीवन में कठिनाई रहेगी। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो किस कारण से हुआ है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये फेफड़े में पानी भरना बार बार होता है, जैसे कि मैलिग्नेंसी, कैंसर किसी भी प्रकार का, इसमें फेफड़े में पानी भरने की समस्या बार बार आती है। दूसरा, किसी भी तरह का कार्डियक फेलियर में जा रहा है पेशेंट, तो इसमें भी कई बार पानी बार बार भरता है। अगर किसी भी तरह की हाइपोएल्बुमिनियमिया अगर है उस पेशेंट को, मतलब शरीर में प्रोटीन की कमी है किसी भी कारणवश, तो उसमें पानी बार बार भरता है। फिर टीबी में पानी बार बार भरता है। लेकिन जो आमतौर पर बच्चों में जो बैक्टीरियल होता है, वो अगर एक बार ट्रीट हो जाए तो पेशेंट अच्छा रिकवर होता है। उसका न्यूट्रिशन हम लोगों को ध्यान रखना होता है और उसको दवाइयाँ पूरी खिलानी होती हैं, और बच्चा फिर अच्छे से ग्रोथ करता है और उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो आशा है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से इस टॉपिक को सरल तरीके से आम बोलचाल की भाषा में, मेरा ये प्रयास रहा कि मैं आप लोगों को समझाऊं, ताकि आम जनता को ये फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए जैसा आप कहेंगे मैं बनाऊंगा। नमस्कार।